तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट उत्प्रेषण यानी सेंटअप की परीक्षा 2022 का शुरू हो गया है। हाँ, तो इंटरमीडिएट सेंटअप की परीक्षा 2022 जो शुरू हो गया है, आज मैं आपके समक्ष रसायन शास्त्र की प्रश्नों का उत्तर देने वाला हूँ। इस तरह से यह प्रश्न पत्र है और तब हम अब लघु तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो लघु तरीके यानी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 1 से 20 तक के लघुतरीय प्रश्न हैं, जिसमें से 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। पहला सवाल हमारा है, काय केंद्रित घनाकार सेल क्या है? तो आइए चलते हैं इसके बारे में। काय केंद्रित घनाकार सेल। हाँ, तो पहला प्रश्न है, काय केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या है? तो आइए देखते हैं। काय केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या निकालना है तो बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल यूनिट सेल में कोणों की संख्या होता है 1/8 × 8, यानी कोणों पर की संख्या 1/8 होता है और 8 को कोणा होता है, इसको गुना कर देते हैं और प्लस में एक बीच वाले बॉडी का होता है, तो ये कट करके 1 आ जाता है। 1 1 + 2 यानी 2 आता है। ये परमाणुओं की संख्या 2 है। अगला हमारा सवाल देखें, ये है आयनिक क्रिस्टल के मुख्य 2 गुणों को लिखें। इसको हमने छोड़ दिया है। विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे के दूसरे नियम को लिखें। तो आइए देखते हैं। विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का दूसरा नियम, श्रेणी क्रम में जुड़े 2 या अधिक इलेक्ट्रोड घोल के से विद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर जमा आयनों की मात्राएं पदार्थों के समतुल्य भार के समानुपाती होती है। यदि आयनों की मात्राएं W1 और W2 हो तो समतुल्य भार E1 और E2 हो, तो फैराडे के दूसरे नियम से W1 ∝ E1 और W2 ∝ E2, और इस तरह से दोनों को हम लेकर के W1/W2 = E1/E2 प्राप्त करते हैं। तो यह है फैराडे का दूसरा नियम, जो परिभाषा ऊपर ही है और ये थोड़ा समझा दिया गया है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, चौथा नंबर, अणुसंख्य गुणधर्म क्या है? उदाहरण दें। तो अणुसंख्य गुणधर्म, विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, कणों के आकार या रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। जैसे विलयन का परासरणी दाब, क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक का अवनमन, ये सभी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म हैं। अगला प्रश्न है, पांचवा, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को परिभाषित करें। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की परिभाषा देना है। वेग स्थिरांक अभिक्रिया का वह वेग होता है जब प्रत्येक अभिकारक के मोलर सांद्रण 1 मोल प्रति लीटर के बराबर होता है। मान लिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया A और B से प्रोडक्ट बनता है, तो यह प्रतिक्रिया का वेग R समानुपाती होता है उसके सांद्रण के, अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है। और तब ये चिन्ह जब हटेगा तो K स्थिरांक यानी दिया जाएगा। यहाँ नियतांक K को वेग स्थिरांक कहते हैं। इसी K को वेग स्थिरांक कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न छठा है, जो देखिए, अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर बतावें। तो अधिशोषण और अवशोषण में अंतर, अवशोषण और अधिशोषण में अंतर के लिए नंबर 1 है, इस प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को समान रूप से वितरित रहते हैं और इस प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा रहते हैं। इसमें संपूर्ण पदार्थ में सांद्रण समान रहता है और इसमें सतह पर अंदर की अपेक्षा सांद्रण अधिक होता है। और तीसरा पॉइंट है कि समान गति से होता है, और इसमें है तीसरा कि पहले तीव्र गति से और फिर रिक्त स्थान न होने पर धीमी गति से अभिक्रिया होने लगती है। तो इस तरह से है अवशोषण और अधिशोषण में अंतर। फिर अगला 7वां प्रश्न है, पायस के उदाहरण को साथ समझाएं। तो आइए चलते हैं पायस के बारे में।
तो 7वां नंबर है कि पायस को उदाहरण के साथ समझाएं। तो वह कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव हो तो पायस कहलाता है। पायस 2 प्रकार के होते हैं। तेल का जल में पायस, इसमें तेल जल में परिक्षेपित रहता है, इस प्रकार पायस को तेल का जल में पायस कहते हैं। और जल का तेल में पायस, यह जल की अल्प मात्रा को तेल के अधिक में मिलाया जाता है, तो इस तरह को जल का तेल में पायस कहते हैं। अब 8वां प्रश्न है, धातु के वैद्युत शोधन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए भाई, धातु के वैद्युत शोधन से आप क्या समझते हैं। यह प्रश्न का आंसर है, अशुद्ध धातु का एनोड तथा शुद्ध धातु का कैथोड बनाकर उसी धातु के विलयन लवण में विलयन में रखते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो धातु के आयन कैथोड पर जाकर शुद्ध धातु के रूप में एकत्रित होते हैं और उसी मात्रा में धातु एनोड से निकलकर धातु के आयन बनकर विलयन में चले जाते हैं। एनोड पर M से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये प्लस बनता है और फिर कैथोड पर आकर मिल जाते हैं, तो फिर धातु बन जाता है और शुद्धियाँ पेंदी में बैठ जाती है। तो हाँ, तो अगला है 9 कि अमोनिया के क्वथनांक फास्फिन के क्वथनांक से ज़्यादा होता है, व्याख्या करें। तो अमोनिया का क्वथनांक फास्फिन के क्वथनांक से ज़्यादा होता है, इसकी व्याख्या करने के लिए अमोनिया के अणु आपस में हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं, जबकि फास्फिन के अणु हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाते। अतः अमोनिया के अणु में सहसंयोजक आबंधों के अलावा हाइड्रोजन आबंध भी होता है। यही कारण है कि इसका क्वथनांक फास्फिन से ज़्यादा होता है। हाँ, कमरे के ताप पर जल द्रव है जबकि H2S गैस है। इस प्रश्न के लिए आप देखेंगे यहाँ 10 नंबर प्रश्न, कमरे के ताप पर जल द्रव है जबकि H2S एक गैस है, इसकी व्याख्या हमें करनी है। तो आइए इसके लिए हम लोग देखते हैं। H2O में हाइड्रोजन आबंध उपस्थित रहता है जिसके कारण द्रव है, जबकि H2S में हाइड्रोजन आबंध नहीं पाया जाता, अतः गैसीय अवस्था में पाया जाता है, यही मुख्य कारण है। हाँ, अब 19 नंबर है, निम्नलिखित का एक उदाहरण दें। संश्लेषित बहुलक और संघनक बहुलक। तो इसका उदाहरण यहाँ पर देख लीजिए। संश्लेषित बहुलक के लिए PVC और टेफ्लॉन नाम दे सकते हैं और संघनक बहुलक के लिए नाइलॉन, पॉलिस्टर, ग्लिप्टॉल इत्यादि नाम दे सकते हैं। हाँ, 20 नंबर प्रश्न है, गर्भ निरोधक दवा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो इसके लिए भाई देखिए, बढ़ती जनसंख्या के नियंत्रण के लिए गर्भ निरोधक दवा आज की आवश्यकता बन गई है। गर्भ निरोधक दवाओं में अधिकतर संश्लेषित एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरॉन के मिश्रण होते हैं। एस्ट्रोजेन युक्त गोली खून में एस्ट्रोजेन के स्तर को बढ़ा देती है, अतः पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग FSH हार्मोन का स्राव नहीं होता जो अंडे को विकसित करते हैं। इन दवाओं का साइड इफेक्ट भी होता है, जैसे BP का बढ़ना, वजन का बढ़ना इत्यादि, ये सब साइड इफेक्ट भी होते हैं। हाँ भाई, तो अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो 21 से 26 का तक प्रश्न है। 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, 5 अंक निर्धारित है और मैंने 3 के बदले 4 प्रश्नों का उत्तर दिया है। सो आप इसे हाँ यहाँ पर देखिए, पहला 21वां प्रश्न है, अल्युमिनियम के 2 मुख्य अयस्कों के नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखें। अल्युमिनियम के विद्युत अपघटन से अल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है। तो पहला है कि अल्युमिनियम के 2 मुख्य अयस्क लिखें। तो अल्युमिनियम के 3 अयस्कों का नाम हमने दिया है जिसमें से आपको 2 लिखना है। बॉक्साइट, इसका ये सूत्र है कोरंडम Al2O3, क्रायोलाइट 3NaF.AlF3। तो ये है बॉक्साइट के मुख्य अयस्क, 2 मुख्य अयस्कों का नाम लिखना था और उसका सूत्र लिखना था। फिर दूसरा है इसी में कि अल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है। तो अल्युमिनियम के विद्युत अपघटन से अल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट मिलाया जाता है ताकि अल्युमिनियम घुल जाए।
पिघला हुआ क्रायोलाइट द्रवणांक को कम कर देता है तथा द्रव की विद्युत चालकता बढ़ा देता है। कैथोड पर अल्मुनियम मुक्त होकर के पात्र की पेंदी में जमा होने लगता है। पात्र के नीचे के छेद से समय समय पर बाहर निकाल लिया जाता है। इस तरह से ये अल्मुनियम का निष्कर्षण में क्रायोलाइट का इस्तेमाल करने से फायदा है। हाँ भाई, 24वां प्रश्न है कि डीएनए एवं आरएनए में अंतर बताइए, और दूसरा है न्यूक्लिक अम्ल क्या है। तो आइए चलते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर। तो पहला डीएनए आरएनए में अंतर बताइए और दूसरा कहता है न्यूक्लिक अम्ल क्या है। तो डीएनए और आरएनए में अंतर हम लोग देखें। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, जबकि आरएनए का फुल फॉर्म है रिबोन्यूक्लिक अम्ल। तो डीएनए में पेंटोज शर्करा D2 डीऑक्सीराइबोज होती है, इसमें पेंटोज शर्करा D-राइबोज होती है। और दूसरा है कि यह पॉलीन्यूक्लियाइड की दोहरी श्रृंखला होती है, और इसमें दूसरा है कि यह पॉलीन्यूक्लियाइड की एकल श्रृंखला होती है आरएनए में। तीसरा है कि यह स्वयं द्विगुणन करता है और यह स्वयं द्विगुणन नहीं करता है, और इसके अणु बड़े होते हैं और आरएनए के अणु छोटे होते हैं। यह संरचना उपापचय विभेदीकरण गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण और नियंत्रण करता है, जबकि यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। इस तरह से डीएनए और आरएनए में अंतर हमारा स्पष्ट हुआ। फिर आगे इसमें है न्यूक्लिक अम्ल क्या है। तो न्यूक्लिक अम्ल जीवकीय बहुलक है जो सभी जीवित कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। ये आनुवंशिक सूचनाओं को प्रदर्शित करने तथा एकत्रित करने के लिए आवश्यक है, और ये सजीवों की उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अब 25वां प्रश्न है कि आदर्श और अनादर्श घोल में अंतर बताइए और निम्नलिखित की परिभाषा दिए। मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, इस सब की परिभाषा देना है। तो आदर्श और अनादर्श गैस। आदर्श विलयन वैसा विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रण पर राउल्स नियम का पालन करता है तथा जिनके निर्माण में एंथैल्पी तथा आयतन परिवर्तन शून्य होता है, आदर्श घोल कहलाता है या आदर्श विलयन कहलाता है। अनादर्श घोल यानी या अनादर्श विलयन वैसा वास्तविक विलयन जो सभी सांद्रण की स्थितियों में राउल नियम का पालन नहीं करते तथा जिनके निर्माण में एंथैल्पी तथा आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता, अनादर्श घोल कहलाता है। हाँ, अब दूसरा इसमें है प्रश्न के लिए कि मोलरता क्या है, मोललता क्या है, मोल प्रभाज क्या है। तो आइए भाई देखते हैं कि मोलरता क्या है। बिलियन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। यानी m = n/v। n जहाँ मोलों की संख्या है, विलेय के मोलों की संख्या है, और ये उसका आयतन है जो 1 लीटर है। तो इस तरह से मोलरता बिलियन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। अब है मोलालता। तो बिलियन के 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहलाती है, इसको हम मोललता बोलते हैं। और अगला है हमारा मोल प्रभाज। तो बिलियन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। यानी विलेय का मोल प्रभाज n/n+n, स्मॉल और कैपिटल का योग यानी टोटल आयतन है। फिर विलायक का मोल प्रभाज होता है N/n+n, यानी ये तो दोनों बराबर ही है। इसमें कैपिटल स्मॉल n है तो इसमें कैपिटल N है। तो ये स्मॉल n विलेय के मोलों की संख्या है और कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या है। हाँ, तो भाई एक बात है कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न 3 गो लिखना था, उसमें से हमने 3 गो तो आपको बता चुके और एक चौथा भी हमने तैयार किया है। इससे पहले की एक बात है कि अगर आपको इससे फ़ायदा पहुंचता हो, इससे आप लाभान्वित होते हो, तो
आप थोड़ा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ अपने दोस्तों को भी इसे फ़ायदा पहुंचाएं और उन्हें लाभान्वित करें। तो आइए अब लास्ट एक और दीर्घ उत्तरीय के प्रश्न हम दे रहे हैं। प्राथमिक एवं द्वितीयक सेल क्या है, उदाहरण देकर समझाएंगे। तो ये 26वां हमारा प्रश्न है, प्राथमिक एवं द्वितीयक सेल क्या है। तो प्राथमिक सेल वह सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया केवल एक बार होती है, प्राथमिक सेल कहलाता है। इसका उपयोग केवल एक बार ही किया जाता है। जैसे है शुष्क सेल, जो टॉर्च में, रेडियो में, इस सब में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये है मरकरी सेल, जो घड़ी वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। तो ये हैं सब शुष्क और मरकरी सेल, ये सब हैं प्राथमिक सेल। अब है द्वितीयक सेल, वह सेल जिसके डिस्चार्ज होने पर चार्ज किया जा सकता है। यानी जब डिस्चार्ज हो जाए तो आप उसे चार्ज कर सकते हैं तथा इसका उपयोग बार बार किया जाता है। इसे स्टोरेज या संचायक बैटरी भी कहते हैं। इसका उपयोग बार बार किया जा सकता है और इसका उदाहरण है स्टोरेज या संचायक बैटरी। हाँ, तो भाई भूले तो नहीं होंगे क्या, मैंने कहा पहले ही कि थोड़ा अगर आपको मेरी मेहनत से आपको कुछ फ़ायदा पहुंचता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ अपने दोस्तों को भी इसे लाभान्वित करें। तो थैंक यू बच्चों। हाँ, तो भाई अपने दोस्तों से भी शेयर करेंगे तो उन्हें भी फ़ायदा होगा। और यही हमारा प्रश्न पत्र था जो 2022 के सेंटअप एग्ज़ाम में हो रहा है और ये अभी चल रहे हैं। सो अगर आपको ये एग्ज़ाम नहीं हुआ हो तो आप इसे तैयारी करके जा सकेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।